नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सक्षम है। मैं आज आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये चैप्टर पूरा अच्छा से एकदम कंप्लीट तरीक़ा से पढ़ाऊँगा। और आप लोग ये जो इमेज देख रहे हैं ना, इसे बहुत ही गौर से देखिएगा दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही है। अच्छा से जब देख लिए यहाँ पर मतलब फ्रांस का झंडा, जर्मनी का झंडा, अलग अलग यूरोपियन कंट्री का झंडा दिख रहा है। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको जो बनाया है 1848 में बनाया गया है। और चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉल्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उसमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों के दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते जा रहे हैं। ये जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा एक, ये देखिए, ये एक है प्रतिमा। और इसका सब लोग वंदना कर रहे हैं। मतलब सब लोग वंदना इसलिए कर रहे हैं ताकि सब लोग मतलब फ्रीडम जो होता है ना, आज़ादी जो हम लोग के देश में दिया गया संविधान के द्वारा, हमारे महापुरुषों ने हमें जो आज़ादी जो प्रदान की है अंग्रेज़ों के जाने के बाद, वो चीज़ उनके देश में उस टाइम नहीं था। वहाँ पर जब आज़ादी नहीं थी तो आज़ादी चाहिए थी, तो इसलिए वे लोग आज़ादी के लिए ही संघर्ष कर रहे थे और उन्हें आज़ादी मिला, इसलिए उसको कतार में दिखाया गया। यही ये लाइन बोल रहा था। हम लोग कहाँ थे? यहाँ थे, वंदना करते हुए जा रहे। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, वो फ्रांसीसी क्रांति, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। उसे पढ़ने के बाद भी बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे को मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश स्थानों पर ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सॉल्यू की कल्पना दर्शन यूटोपिया में दुनिया के लोगों को अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए, जिसकी पहचान उसके कपड़ों पोशाकों से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुल्म का नेतृत्व करे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था, है प्रतिमा के पास। देखिए दोस्तों, इसमें से अलग अलग देश का झंडा दिख रहा है, जिसमें से फ्रांस का है, कुछ जर्मनी का है, कुछ अभी से मेल खाता है, कुछ मतलब अभी मतलब देश वेश बदल गया। बहुत सारा हमेशा की तरह बदलता है ये। जैसे भारत 1947 से पहले अंग्रेज़ों के गुलाम में थे, जिस टाइम हम लोग, उस टाइम हम लोग का देश काफ़ी बड़ा था और टुकड़ा हो गया। 3 टुकड़ा में है, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। उसी तरह अलग अलग देश का टुकड़ा भी हुआ। और ये जो नया शब्द है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। निरंकुशवाद, एब्सोल्यूटिज्म, ऐसी सरकारी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। प्रत्येक अत्यंत केंद्रित सैन्य बलों, अत्यधिक दमनकारी सरकारें होती है। कल्पना दर्शन यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है, उसका साकार होना लगभग असंभव है। इसको हम आसान भाषा में आप लोगों को बताते हैं। ये जो निरंकुशवादी होता है ना, इसमें मतलब किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। जैसे मन तैसे अपना शासन चलाएगा, वो अपना मतलब राजा का ही चलेगा सब, मतलब कोई जनता का बात नहीं सुनेगा। अरे यूटोपिया में जो ये जो चित्रकार है आपका फ्रेडरिक सॉल्यू, ये ऐसा कल्पना कर रहा है ना, जहाँ पर सब लोग को अच्छा से मतलब जीवन जीने का मौका मिलेगा, सबको समानता, बंधुत्व, भाईचारा, सब कुछ मतलब अच्छा मिलेगा। जो कल्पना किया था, आज भी पूरा तरीक़े से तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसका कल्पना काफ़ी हद तक यूरोप में पूरा हुआ, जिसके वजह से वो लोग यही सपना को पूरा करने के लिए हम लोग को जितना भी एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन, इसके ऊपर मतलब उपनिवेशवाद किया। उपनिवेशवाद का मतलब एक देश दूसरे का मतलब पूरे तरीके से उस पर मतलब कब्जा ना करके उसके संसाधनों का दोहन करता है। यही समझ लीजिए उपनिवेशवाद। अभी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे। यह दिलचस्प है कि जिस समय सॉल्यू ने यह छवि निर्मित की, जर्मनी लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे वो 1848 के उदारवादी उम्मीदों के व्यक्ति है, जिसमें उनके जर्मन भाषा रियासतों एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र
राज्य को गठित करना चाह रहे जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दोसिल्सिया की राजशाही, लंबार्ड क्या है, लंबार्ड पोलैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह और संत के फरिश्ते इस देश को अपने से जमा हुआ है। चित्रकार से उनका इस्तेमाल राष्ट्र के बीच भाईचारे के रूप में किया। इस अध्याय में हम ऐसे विषयों को उठाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति सरयू ने किया है। चित्र 1 में देखिए, ये जो चित्र है यहाँ पर देखिए यीशु मसीह भगवान का चित्र है, और यहाँ पर ये सब देखिएगा, ये जो है आपका ये सब मतलब एंजल लोग हैं जो सब जनता लोग को अच्छा रास्ता दिखाया जा रहा है। देखिए कितना अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया गया है। अब चलिए, कहाँ थे हम लोग, हिस्सा बने हुए नहीं थे। अरे जो पहले जो जर्मनी है ना, जर्मनी एक देश नहीं था, अलग अलग छोटा छोटा जिससे नहीं होता था टेरिटरी। अभी झारखंड है, बिहार है, यूपी है, इसी तरह वो सब अलग अलग छोटा छोटा इलाका में विभाजित था। छोटा सा बड़ा सा देश था, लेकिन वो छोटा छोटा इलाका में उसको फिर बाद में एक बार नेपोलियन अटैक किया और पूरा देश को जोड़ दिया, जिसकी वजह से मतलब पूरा जर्मनी का एकीकरण हो गया। मतलब जर्मन ही बोलता था, लेकिन उसका एकीकरण नहीं था। और बाद में फिर आप लोग आगे क्लास में जो आर्ट्स उठ लीजिएगा उसको पता चलेगा कि जर्मनी 2 भाग में टूट जाता है, एगो पश्चिम जर्मनी और एगो पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी में यूएसएसआर का कंट्रोल होता है और पश्चिम में अमेरिका का। ये सब आगे पढ़िएगा। चलिए, हम टॉपिक से भटक गए, अब आगे आपको बताते हैं। वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों का अभिव्यक्ति है, जिनमें उनके जर्मन भाषा रियासतों के एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य की गठित करने के चाहते जर्मन लोग के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलिया की राजशाही, लंबार्ड, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते। इस दृश्य को अपने नजर चित्रकार ने उसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्र के बीच भाईचारे के प्रतीक रूप में किया। इस अध्ययन में हम कई ऐसे विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की। 1910 राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इस परिवर्तन से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियाँ और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता केंद्रित थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शक्तियाँ शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान, भाव का साझा इतिहास का विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना आम लोगों के सरगर्मियों से निर्मित या अध्ययन विविध प्रक्रिया पर प्रकाश डालेगा जिसके 1900 तक यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में। दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या है ये चीज़ आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में अच्छा से एक्सप्लेन करिएगा। चैट जीपीटी का मदद लीजिएगा, गूगल का मदद लीजिएगा, लेकिन आप लोग अच्छा से एक बार राष्ट्रवाद क्या है ये चीज़ आप लोग हमको एक्सप्लेन करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। नेशनलिज्म इसका इंग्लिश में वर्ड मीनिंग होता है। देखिए, जनमत संग्रह, प्रत्यक्ष मत जिसके जरिए इस क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। चर्चा के रणनीति की समझ में अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं को संक्षिप्त विवरण दे, उसके मतानुसार राष्ट्र की महत्वपूर्ण है। ये भी आप लोग अपना क्लास में चर्चा करिएगा, ठीक है दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। चलिए, राष्ट्रवाद की पहली व्यक्ति 1789 फ्रांसीसी क्रांति के रूप में, जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिकार था। फ्रांसीसी क्रांति जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव से प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हुई क्रांति की घोषणा की गई। अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोग का एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। ला पेटेरिया और नागरिक ले सिटोयन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त आता है। एक नया फ्रांसीसी द ट्रिकलर चुना गया जिससे पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। ईस्टर्न जनरल की प्रक्रिया नागरिकों के समूह द्वारा लिया नाम बदलो नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्थिति रची गई, सब बदली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम हुआ। एक केंद्रीय प्रशासन लागू व्यवस्था की जिससे भू में रहने वाले
भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, आंतरिक आयात निर्यात समाप्त कर दिया गया और भारत तथा नापने की एक संबंध स्थलाए क्षेत्रीय बोलियों को पेरिस में फ्रेंच जैसी बोलियां लिखी जाती है, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। देखिएगा यहाँ पर भी दो ये सब है जो इमेज, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ जो कैसल नाम का जो निरंकुश शासक गढ़ के नीचे स्थित है, इसको भी एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब इमेज से भी क्वेश्चन आजकल बनने लगा। पहले जैसे सिर्फ उन्हें रट के चल जाओ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैसा ज़माना अब नहीं रहिए। खुद में जब तक बदलाव नहीं करिएगा ना दोस्तों। देखिए ये आपका रूसी साम्राज्य है जो आज आपका रसिया है, और ये आपका ऑस्ट्रिया साम्राज्य है, ये ऑटोमन साम्राज्य है जो अभी आपका तुर्की हो गया, अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस। ये देखिए इंग्लैंड हम लोग को जो गुलाम बनाया था, ये सब स्वीडन, ये सब है। फुटबॉल देखते होंगे ना, तो इस सब देश में बहुत बड़ा बड़ा फुटबॉलर रहता है। यहाँ पर आपका रहता है, देखिए आपका पुर्तगाल में रहता है आपका रोनाल्डो, उसके बाद फ्रांस में भी बड़ा बड़ा फुटबॉलर रहता है आपका। ये सब जो मतलब जितना भी सब बड़ा बड़ा जो क्रिकेटर लोग रहता है ना, जो बटलर, ये सब यहीं से आता है खेलना, इंग्लैंड से ही। उसके बाद फिर आपका ये जो स्वीडन है, यहीं से इधर ही कोई है, यहाँ से भी बहुत बड़ा आर्लिंग हालैंड करके फुटबॉलर निकला है। देखिए दोस्तों, ये जो पासा नहीं दिख रहा है, यही आपका था पहले, मतलब यही था आपका, मतलब यही जगह जर्मनी था। अभी तो जर्मनी बन गया, पहले जर्मनी अलग अलग भाग में टूटा हुआ था। और रूस देखिए दोस्तों कितना बड़ा था, अभी कितना छोटा हो गया उस हिसाब से, पहले के हिसाब से। हम लोग का इधर थोड़ा सा टॉपिक छूट गया ना, अभी इसको कंप्लीट कर लेते। क्रांतिकारिणी हुई घोषणा की फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य लक्ष्य कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासक से मुक्त कराएगा। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के राष्ट्र को गठित होने में मदद करेगा। जब फ्रांस की घटनाएं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र शिक्षित मध्य वर्ग को स्थापित करने के लिए तैयार किए गए। चलो दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अगला वीडियो में।